हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियोज में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट किए। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.9 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। 7.8 में अपन ने क्या सीखा था? डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालना है ना। आज की इस वीडियो में अपन डेफिनेट इंटीग्रल एज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस सीखेंगे। एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है ना। देखो अपन ने क्या सीखा था क्या सीखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है कि लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है ना। तो ये अपन को क्या बताता है कि एरिया अंडर द कर्व है ना, उस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल है ना। तो एरिया अंडर द कर्व अपन ने क्या देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स यूँ मान ले रहे हैं ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट किया अपन ने x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक है ना। a से लेके b तक अपन ने इसको क्या किया? इंटीग्रेट किया। तो ये फंक्शन हमें क्या दे रहा है? ये जो ऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू फ्रॉम a टू x इक्वल्स टू b और बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है वो हमें दे रहा है। ये जो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन ए फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमें क्या दे रहा है? एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी से बी तक, एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी तक और बाय कर्व, ये कर्व है और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है ये वाला एरिया हमें दे रहा है। ठीक है। अब इसमें है क्षेत्रफल फलन है ना। क्षेत्रफल फलन देखो क्या होता है। पहला टॉपिक हमारा है क्षेत्रफल फलन, एरिया फंक्शन। क्या होता है देखो, मान लो इस फ्रॉम ए टू बी इंटरवल के अंदर x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट है। मान लो x यहाँ पे है ना, x यहाँ पे और ये एफ एक्स है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, मैंने क्या किया? मैंने इंटीग्रेशन किया फ्रॉम ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स है ना। एफ एक्स डी एक्स मैंने ए से एक्स तक इसका इंटीग्रेशन किया। तो इस इंटीग्रेशन ने मुझे क्या दिया? ये एरिया दे दिया एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू एक्स तक और इस कर्व से और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया ये वाला दे दिया है ना। अब मैंने क्या किया? इस एक्स को जैसे जैसे बढ़ाया है ना, आगे बढ़ा दिया। मान लो यहाँ तक लेके गया, ये एक्स यहाँ तक ले गया x1 पे, तो और एरिया बढ़ गया। और x को इधर लेके आऊँगा, इधर इस तरफ लेके आऊँगा, x 0 पे मान ले रहा हूँ, ये x1 ले रहा हूँ ना। इधर लेके आऊँगा तो ये इतना एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर कौन सा एरिया बताएगा? सिर्फ ये वाला एरिया बताएगा। ठीक है। मतलब ये जो एरिया है, इस कर्व के अंडर का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। अपन ने फंक्शन पढ़ा है, जैसे y इक्वल्स टू क्या है? एफ एक्स है। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। जैसे जैसे x चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग कौन चेंज होगा? y चेंज हो रहा है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह से ये जो एरिया है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? इस x पे। जैसे जैसे x चेंज होगा एरिया भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अपन ने क्या कहा? इस वाले फंक्शन में जैसे जैसे ये x चेंज हो रहा है ये एरिया पूरा क्या होगा? चेंज। तो इस वाले फंक्शन को क्या बोल दिया? एरिया फंक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया? एरिया फंक्शन। ये एरिया फंक्शन है कि ax कोई एरिया फंक्शन है, वो क्या है? इस x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा, इस कर्व के अंडर का एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे x घटेगा इस कर्व के अंडर का एरिया क्या होगा? घटेगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? डिपेंडेंट कौन है इसमें? ax जो फंक्शन है वो तो डिपेंडेंट है और x है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। अब अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है ना। उसमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, क्या है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित की पहली आधारभूत प्रमेय। वो क्या कहती है? वो क्या कह रहा है? ये प्रमेय क्या कहती है? मान लो लेट f be a continuous function
इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्या कह रही है कि f कोई कंटिन्यूस सतत फलन है इस बंद अंतराल ए बी में, एंड ax इज एरिया फंक्शन, इज एन एरिया फंक्शन, है ना, एरिया फंक्शन देन क्या कहती है कि a डैश x क्या देगा, fx दे देगा। देखो इस फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ने क्या बोला कि f कोई कंटिन्यूस फंक्शन है बंद अंतराल में, सतत है, ठीक है, और ax क्या है, कोई एरिया फंक्शन है, तो a डैश x क्या देगा हमें, क्या दे देगा, fx। तो देखते हैं पहले, देखो क्या कह रहा है ये। आपको पता है एरिया फंक्शन अपन कैसे लिखते हैं, ax इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x fx dx, है ना, ये तो है, होता है एरिया फंक्शन, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, और जहां x बिलोंग करेगा किससे, क्लोज इंटरवल a टू b से, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b, है ना। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ने क्या कहा कि अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, मतलब d ओवर dx ऑफ ax, और इधर भी d ओवर dx ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x fx dx, है ना, तो ये क्या दे देगा हमें, मतलब इस तरफ क्या हो जाएगा, a डैश x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो क्या दे देगा, fx ही देगा, है ना। ये तो बोला इस थ्योरम ने, ये तो बोला कि ये जो फंक्शन है, ये f जो फंक्शन था वो इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, इससे कंडीशन है कि इसमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए ना, तो ये थ्योरम एप्लीकेबल है ना। इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी ये बता रहा है, तो बस जस्ट आपको बताया है कि ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है इंटीग्रल कैलकुलस की, कि f कोई बंद अंतराल में सतत फलन है और ax कोई एरिया फंक्शन है, तो a डैश x हमें क्या दे देगा, वो फंक्शन दे देगा, a डैश x हमें क्या दे देगा, फंक्शन। देखो यहाँ ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है जी। देखते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है, देखो क्या है, पहले वो फर्स्ट थी, अब क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये क्या कहती है, ये क्या कहती है, लेट f be a continuous function in closed interval a b and कैपिटल f जो है, कैपिटल fx जो है is the antiderivative of fx, then क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल fx, और लिमिट कैसे अप्लाई होगी, b a से b क्या हो जाएगा, fb माइनस fa। ये जब 7.8 में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग लिमिट ऑफ सम अपन ने जब निकाला था, तो लास्ट में मैंने आपको आंसर चेक करना बताया था, वो यही है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से अपन सीधा डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर देंगे। वहां पे अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड किया था, वो एज द लिमिट ऑफ सम निकाला था, वो काफी लंबा प्रोसेस था। यहाँ अपन क्या करेंगे, सीधा निकालेंगे। आगे देखो क्या है, क्या कह रही है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, क्या कह रही है कि f ये कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूस होने के लिए आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। ये बातें तो कंटिन्यूटी की है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल fx जो है, कैपिटल fx जो है वो fx, स्मॉल fx का क्या है, एंटी डेरिवेटिव, स्मॉल fx है ना। भी अपन स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, कैपिटल fx ही तो लिखते हैं, है ना। तो क्या होगा, अपन जो ये इंटीग्रेशन है कैसे निकालेंगे कि इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसमें लिमिट कैसे लिखा देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूँ लिख देंगे। फिर वो निकलेगी कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूँ निकाल देंगे, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो बोल सर ये थ्योरम लगाने से पहले अपन को क्या पहले कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी क्या,
नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये जो आपको फंक्शन मिलेंगे इस थ्योरम में जो अप्लाई करोगे आप, वो 99.99% आपको जो फंक्शन देगा डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए वो कंटिन्यूस होंगे उस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो आपको चेक नहीं करने, आप सीधा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगा के आप सीधा इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे ना, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आते हैं तो वो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आएंगे, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। पता चले आपने ये थ्योरम लगा दी और वो फंक्शन उसमें डिफाइनिंग नहीं था। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान ले रहे हैं बुक में दे रखा है, इसने क्या दिया कि इंटीग्रेशन -2 से 3 और x² -1 dx है ना, ये आपने इंटीग्रेशन आपको दे दिया और आपने सीधा इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया सब्स्टिट्यूशन से। अपन आगे सीखेंगे इसका एंटी डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हो, इसको t मानेंगे है ना। और आपने क्या किया, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करके इसमें लिमिट यूँ लगा दी कि -2 से 3 और वैल्यू निकाल के यहाँ पे आपने दिखा दी है ना। लेकिन आपने देखा कि इसका मतलब क्या, इसकी पावर 1/2 है ना, इसकी पावर क्या है 1/2 है, इसकी पावर क्या है, हाँ 1/2 है। आपने देखा 1/2 पावर का मतलब क्या है, -2 से 3 x रूट x² -1 dx है ना। अब आपको पता है इसके डिफाइन होने के लिए, इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए x² -1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाली क्वांटिटी आ जाए वो तो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, 11th क्लास में अपन ने सीखा था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू +-1, ठीक है। अब क्या होगा, x ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल्स टू होना चाहिए 1 और x लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए -1, मतलब ये नंबर लाइन है, ये -1 है, ये +1 है और जो लिमिट दे रखी है -2 और इधर क्या दे रखी है 3 है ना। अब x जो है, ये जो फंक्शन है डिफाइन होने के लिए 1 से तो बड़ा या उसके बराबर और -1 से छोटा और उसके बराबर होना चाहिए। ये फंक्शन इधर डिफाइन है, इधर डिफाइन है, इस एरिया में तो ये डिफाइन ही नहीं है। आपने क्या किया, इसका इस एरिया में डिफाइन ही नहीं था, -1 से +1 के बीच में डिफाइन ही नहीं है। और -2 से लेके 3 तक जब अपन ये इंटरवल लेते हैं तो उसमें ये वाला भी इंटरवल आता है -1 से +1, इसमें तो ये डिफाइन ही नहीं है ना। तो इसका अपन बिना देखे अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि -1 से +1 के लिए बीच में ये डिफाइन ही नहीं है ना। डिफाइन नहीं मतलब कंटिन्यूस ही नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो थ्योरम ही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, और थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो बोले सर क्या हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिफाइन है नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी आपके क्वेश्चन गिवन है वो डिफाइन है, कंटिन्यूस है ना। तो आपको तो सीधा एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसमें यूं सीधी लिमिट लगानी, ठीक है जी। करते हैं एक दो एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 28 दो क्या कि निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, और ये डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x² dx है ना। जस्ट पीछे वाले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.8 में अपने ये वाला ही ऐसा ही कुछ इंटीग्रेशन x² का हमने डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग लिमिट ऑफ सम, योगफल की सीमाओं के रूप में अपने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड किया था। वो एक लंबा प्रोसेस था, एक लंबा फॉर्मूला था, अपने वहाँ अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ देखो उसने सीधा बोला है कि निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, बस आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसने बोला नहीं कि यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम फाइंड करो या यूजिंग लिमिट ऑफ सम फाइंड करो ना। तो जो आसान है वो करेंगे। तो देखो कैसे आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x² dx है ना। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि fx कंटिन्यूस होना चाहिए, वो चेक नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे नहीं है ना। और उसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल fx है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है कि a to b fx dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल fx और लिमिट यूं अप्लाई कर देंगे a to b है ना। तो देखो इसका एंटी डेरिवेटिव अपन सीधा फाइंड कर सकते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, सिर्फ इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है x² का, तो x³/3, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से x³/3, और ये लिमिट कैसे अप्लाई कर देंगे 2 to 3। तो यूँ लिख देंगे बाय सेकेंड, या यूँ लिख देंगे सिंस, ये लिख देंगे ना ये, ठीक है। अब लिमिट कैसे अप्लाई होगी, ये कैसे अप्लाई होगी, इसको आगे और कैसे लिख सकते हैं फर्दर, कैपिटल FB - FA है ना। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह b, फिर -x की जगह a। तो
तो अपर लिमिट मतलब कैसे होगी, एक्स क्यूब है ना, अपर लिमिट क्या 3, तो 3 की क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 की क्यूब अपॉन 3, तो 3 की क्यूब कितनी होगी 27 अपॉन 3, 8 अपॉन 3, एलसीएम आया 3, 27 माइनस 8 तो 19 अपॉन 3, ये आ गया हमारा आई, अपने यूँ निकाल दिया है ना, ये लिख देंगे अपन है ना, ये पूरी क्वांटिटी इसके पीछे लिख देंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट देखो, इसमें 4 पार्ट हैं, 2 मैंने लिखे हैं, 2 जस्ट अभी करते हैं। तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9 रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की होल स्क्वायर dx है ना। इसका पहले अपन को एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप यूं सोचोगे कि अगर इसको t मान ले, अंदर वाली क्वांटिटी को मैं क्या मान लूं, t, क्या मान लूं, t मान लूं, तो उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं ऊपर मौजूद है। देखो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, कौन कौन, ये क्या 4 to 9 इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की होल स्क्वायर dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना। इसमें अपनी मर्जी से अपन t मान के वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने पीछे जस्ट किया इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन है ना। यहाँ अपन अपनी मर्जी से किसी को भी x मान के या किसी भी क्वांटिटी को मान के दूसरे वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर अपन वेरिएबल चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो अभी अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखा, वो जस्ट अपन आगे की एक्सरसाइज 7.10 में करेंगे। तो अभी अपन वो वाली यूज में नहीं ले रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहा, मैं पहले क्या करूंगा, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, सिर्फ इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, फिर इसमें फंडामेंटल थ्योरम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई कर रहा, मैं किस में कर रहा हूं, इनडेफिनेट में, इसमें करूंगा ना, इसमें कर रहा हूं। तो पहले सिंस सिर्फ इसका मैं एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने वाला हूं, सिंस इसमें मानूंगा लेट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इक्वल्स टू टी, इसमें मान रहा हूं, याद रखेंगे, इसमें नहीं मान रहा ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कांस्टेंट का तो 0 माइनस 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 एक्स का dx इक्वल्स टू dt। तो माइनस के 3/2 एक्स की पावर, ये कितने हो जाएंगे 3 माइनस 2/1, 3 माइनस 2/2 है ना, तो 1/2 dx इक्वल्स टू dt। देखो रूट एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या, रूट एक्स dx इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएंगे पूरी क्वांटिटी, तो -2/3, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ठीक है, dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम नहीं, इनडेफिनेट की बात करिए, रूट x अपॉन में 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की स्क्वायर dx इक्वल्स टू, है ना। अब देखो क्या होगा, रूट एक्स dx की जगह तो क्या लिखेंगे, रूट एक्स dx की जगह तो ये लिखेंगे, और अपॉन में इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी की स्क्वायर, अंदर वाली क्वांटिटी को मैं टी मान रखा है तो टी की स्क्वायर डॉट रूट एक्स dx की जगह क्या लिखूंगा, माइनस के 2/3, माइनस के 2/3 ऊपर चले आगे चले जाएंगे dt। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस के 2/3, ये पावर ऊपर जाएगी तो इंटीग्रेशन माइनस टी की पावर -2 dt, तो माइनस के 2/3, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। इंडेफिनेट में तो सी आएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल में तो क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। यहाँ सी आएगा, डेफिनेट में सी आता नहीं, याद रखेंगे, वो सी आता है वो कट जाता है, ठीक है। यहाँ सी आएगा क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये माइनस के 1 आएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2/3 और 1/t, ठीक है, प्लस सी। तो क्या हुआ 2/3 और 1/t, टी क्या है, टी किसको माना था मैंने, ये, तो क्या है 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये क्या है हमारा, इसका ये fx था, मान ले रहे हैं fx, तो इसका क्या है एंटी डेरिवेटिव है, कैपिटल fx है ना।
देयरफॉर आई इक्वल्स टू, ये जो क्या था देखो, ये क्या हो जाएगा, 4 to 9 इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 9 रूट एक्स अपॉन में 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स की होल, कैपिटल एफ एक्स पे लिमिट लग जाएगी 4 to 9। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, एफ एक्स है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यही तो कहती है इसका एंटी डेरिवेटिव का कैपिटल एफ एक्स, तो यूँ लिमिट लग जाएगी ना। और ये कैसे लगेगी, एफ बी माइनस एफ ए। तो देखो यहाँ ब्रैकेट में लिमिट लगा रहा हूँ, इसका एंटी डेरिवेटिव कौन है, ये रहा। तो देखो क्या है, 2/3 30 माइनस 9 की पावर 3/2 प्लस सी माइनस 2/3 30 माइनस 4 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, सोल्व करो इसको। तो 2/3 ब्रैकेट में ये देखो 3 की स्क्वायर है ना, 3 की स्क्वायर, इसको 9 को लिख सकता हूँ 3 की स्क्वायर, और 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3 27 प्लस सी माइनस 2/3 30 माइनस, इसको लिखता हूँ 2 की पावर 4 को लिखता हूँ 2 की पावर 2, और 2 से पावर 2 कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 3 कितने होंगे 8, और प्लस में सी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको ना, सेकंड वाले पार्ट को। ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको भी डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको पहले क्या करना है, ऐसा फंक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो इस फंक्शन का, कर दिया ये रहा। ठीक है, उस पर सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाई, यूँ लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, इक्वल्स टू देखो 2 ये की तो 30 माइनस 27 3 तिया 9 प्लस सी। फिर इस ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, तो माइनस के 2 देखो 30 में से 8 गए तो 22 दिए 66, और माइनस के सी। ठीक है, तो देखो सी से ये सी कट जाएगा, देखो डेफिनेट इंटीग्रल में कट जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा ना। हाँ, तो 22 2/9 माइनस 2/66 है ना, तो काट देंगे तो 1/33, एलसीएम आएगा 99, 11 दूनी 22 माइनस 33 3, 22 में से 9 गए तो 19/99, ये है हमारा आई। चेक करते हैं आंसर, सेकंड पार्ट है ना, हाँ 19/99 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे है ना। पहले फंक्शन था, मुझे सीधा इंटीग्रेशन, तो इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकता था, मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो भी अपने डेफिनेट इंटीग्रल में तो सीखा नहीं, इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल में माना मैंने फंक्शन ना, और इंडेफिनेट इंटीग्रल इसका फाइंड किया, ये आ गया है ना, उसको कैपिटल एफ एक्स लिखते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, एंटी डेरिवेटिव, ये दे दिया। फिर इस पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई की, और यूँ सोल्व करके आंसर निकाल दिया। चलो जी, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो देखो पार्ट नंबर थर्ड देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 और x dx अपॉन x+1 इंटू x+2 है ना। तो आपने देखा इस फंक्शन को, क्वेश्चन को गौर से देखा, अपन इस फंक्शन का सीधा अपन एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते है ना, सीधा एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में है ना, सीधा नहीं कर सकते। तो पहले इसको मानेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल में, अनिश्चित समाकलन में इसको पहले बदलेंगे है ना। यहाँ कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स, यहाँ स्मॉल एफ एक्स इक्वल्स क्या, ये जो फंक्शन है वो है क्या है, x अपॉन x+1 और x+2, ये तो फंक्शन है। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने शायद इसको इंटीग्रेशन वाले पार्ट को मैंने मान लिया था ना। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसलिए एफ एक्स का प्रति अवकलज प्लस कैपिटल एफ एक्स है, क्या है कैपिटल एफ एक्स
है। और आपको पता है एंटी डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन करके। तो इसलिए कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स फ्रॉम नहीं इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और अपॉन इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। आपको पता है किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, उसका इंटीग्रेशन करके। और एंटी डेरिवेटिव को लिख किससे रहे अपन, कैपिटल एफ एक्स से, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे शायद एफ एक्स लिख दिया था, थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेंगे ना। जो लास्ट में ये वाला जो है ना इंटीग्रेशन, अंदर वाला जो फंक्शन था वो सिर्फ एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स, उसका एंटी डेरिवेटिव तो कैपिटल एफ एक्स हुआ ना। अब देखो आप इसका इंटीग्रेशन अपन ने सीखा है अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनेट इंटीग्रल अपने पीछे रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज में किया है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो प्रोपोर्शनल फंक्शन है ठीक है, और रेशनल फंक्शन है, और वो भी कैसा प्रॉपर, और जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर हो रखे हैं ना। देयरफॉर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। तो एलसीएम लूँगा तो एक स्टेप काट के लिखते थे अपन, ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। पुट एक्स इक्वल्स टू -1, है ना, -1 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा ना। ये -1 इक्वल्स टू ए आ गया। ऐसे तो निकाल देते अपन कोफिशिएंट। पुट एक्स इक्वल्स टू -2 पुट किया तो ये 0 हो गया। ये एक्स की जगह -2, ये 0 हो गया। ये -2 पुट करूँगा तो ये माइनस का बी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b इक्वल्स टू 2, है ना। देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये जो क्वांटिटी थी इस फॉर्म में चेंज होगी। ए की वैल्यू कितनी है, -1, और माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। प्लस बी, और बी की वैल्यू क्या है, +2, तो प्लस के 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक है। इस वाले फंक्शन को इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज कर लिया अपने, ठीक है। अब इंटीग्रेशन फाइंड कर दो इसका, तो माइनस के log mod x प्लस 1 प्लस 2 log mod x प्लस 2। देखो log की प्रॉपर्टी से ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस log mod x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 की स्क्वायर। ये स्क्वायर ऊपर जाएगी तो ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो मोड की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर log की प्रॉपर्टी से log, ये 2 तो चला गया ना ऊपर, 2 चला गया। log की प्रॉपर्टी से log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा, log m क्या है, x प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन log n x प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारा एंटी डेरिवेटिव, है ना। देयरफॉर I इक्वल्स टू, जो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, इसका इस वाले पार्ट का एंटी डेरिवेटिव क्या है, अपन ने ये निकाल रखा है। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे अपन, log x प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का मोड फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, लगा दी, ठीक है। अब देखो कहाँ से आप यूँ लिख देंगे, सिंस इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या होगा, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट लगाऊंगा तो log x की जगह क्या रखूँगा, 2 प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1। और अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस 1 पॉजिटिव है, ठीक है। और माइनस log क्या है, log x की जगह रखूँगा 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर, x की जगह 1 पुट किया लोअर लिमिट में, अपॉन में 1 प्लस 1, है ना। सोल्व कर दो इसको, तो log 2 4 4 की स्क्वायर 16 अपॉन 3 माइनस log 3 की स्क्वायर 9 अपॉन 2,
लॉग की प्रॉपर्टी से log m क्या है 16/3, अपॉन में n आएगा 9, और अपॉन वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू log 32/27। चेक करते हैं आंसर नंबर, एग्जाम्पल नंबर 28 में थर्ड, हाँ log 32/27 बिल्कुल सही है। बढ़ते हम इसके 4th पार्ट की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 28 का 4th पार्ट क्या है, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin क्यूब 2t डॉट cos 2t dt है ना। तो पहले मानते हैं लेट आंसर में लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin क्यूब 2t डॉट cos 2t dt। अब अपन को पता चला कि ये जो फंक्शन था इसका एंटी डेरिवेटिव अपन सीधा नहीं निकाल सकते, सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने पास कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी ना। तिकड़मबाजी मतलब कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, या अपने जो भी मेथड सीखे हैं इंटीग्रेशन के वो अप्लाई करने पड़ेंगे। सीधा नहीं है कि हाँ यार इसका इंटीग्रेशन ये था, सीधा तो नहीं है, तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, तो इसको मानना पड़ेगा ना। लेट एफ टी इक्वल्स टू साइन क्यूब 2t है ना। फंडामेंटल थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए अपन को एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले मैं ये फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव अलग से निकालूंगा, साइन क्यूब को 2t डॉट कोस 2t है ये फंक्शन है ना। अब मैं मानता हूं लेट कैपिटल एफ टी इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ टी। मैंने मान लिया कि स्मॉल एफ टी का एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज क्या है कैपिटल एफ टी है ना। देयरफॉर कैपिटल एफ टी क्या होगा, फिर एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालते अपन, उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल है ना। इसका अनिश्चित समाकलन कर दूंगा मैं है ना, अनिश्चित समाकलन साइन क्यूब 2t कोस 2t dt है ना। क्यों ये इतनी तिकड़मबाजी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल में निश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखा, वो जस्ट आगे सीखेंगे 7.10 के अंदर है ना। तो अभी वो नहीं सीखा, तो अपन इसका इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव जो है अपन यूं निकालेंगे पहले इसको मान के, ठीक है। वो सीख जाएंगे तो फिर यही मान लेंगे, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो अभी जब करेंगे तो देखेंगे ना। तो कैपिटल एफ टी जो इसका एंटी डेरिवेटिव है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव वो ये होगा। अब इसका मुझे समाकलन चाहिए, तो मैंने देखा यार ये जो फंक्शन था वो पूरी चीज़ें भूल जाओ दिमाग में है ना। इस अनिश्चित समाकलन है, पीछे की तरह कैसे सोल्व करें। मैं साइन 2t को मान ले रहे हैं x मान लूँ, साइन 2t को क्या मान लूँ x मान लूँ, क्योंकि t तो इसमें खुद में ही है तो x मान लूँगा ना। तो उसका डिफरेंशिएशन का वो cos 2t ये रहा dt के मल्टीप्लाई में है ना। तो लेट साइन 2t इक्वल्स टू u मान ले रहा हूँ है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2t, फिर 2t का करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई में, और t का किया तो dt इक्वल्स टू du, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो cos 2t dt इक्वल्स टू 1/2 du। देयरफॉर इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2t डॉट cos 2t dt। इस फंडे से बचने के लिए एफ टी माने यू माने ना, इसको इससे बचने के लिए क्या करते हैं, सीधा लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन क्यूब टी, साइन 2t को क्या मान रखा मैंने यू मान रखा, तो क्या हो जाएगा u की क्यूब, ठीक है cos 2t dt, cos 2t dt की जगह लिखूंगा 1/2 du, 1/2 कॉन्स्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर du, ठीक है। तो 1/2 u की क्यूब x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा u की पावर 4, ये u की पावर 4/4 प्लस c, तो क्या हो जाएगा u की पावर 4/8 प्लस c। इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये, अनिश्चित समाकलन है, उसमें c ऐड होगा, देख लेना है ना। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u कितना है साइन, तो साइन की पावर 4 2t/8 प्लस c, ये आ गया हमारा कैपिटल एफ टी। देयरफॉर i इक्वल्स टू, आई क्या है, ये है क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4
साइन क्यूब 2t कोस 2t dt इक्वल्स टू क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है साइन की पावर 4 2t अपॉन 8 की पे लिमिट कैसे लिखेगी, 0 to π/4। अब लिख दो सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx इक्वल्स क्या होता है, कैपिटल F x a से b। अब ये लिमिट कैसे अप्लाई होगी, अपर लिमिट मतलब साइन की पावर 4 2 इंटू अपर लिमिट में क्या लिखूँगा π/4 अपॉन 8 प्लस सी भी ऐड करो भैया, प्लस सी भी ऐड करो, वो लास्ट में कट जाएगा, ठीक है। माइनस साइन की पावर 4 2 इंटू 0 अपॉन 8 प्लस सी, ठीक है। ये क्या होगा π/2, तो साइन π/2 कितना होगा 1 की पावर 4 करूँगा तो क्या जाएगा 1 ये देगा अपॉन में 8 प्लस सी, और माइनस साइन 0 कितनी होगी 0/8 माइनस सी, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो सी से सी कैंसिल हो गया, क्या है 1/8 आई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी आई, देखते हैं 1/8 है ना, बिल्कुल सही है, आई इक्वल्स टू 1/8 है ना। ऐसे करेंगे अपन ने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन जो है अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखा था, तो अपन ने क्या किया, पहले इस फंक्शन को ft माना, फिर उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया, एंटी डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके, ये अनिश्चित समाकलन है ना, उसमें ये आया अपन है ना, ठीक है, सी आ गया। अब क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव आ गया, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव आ गया, तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है कि जिस भी फंक्शन का अपन को डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करके उस पर लिमिट लगा देंगे, है ना, वो लिमिट लगाएंगे और अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.9 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.9 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।